स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। तो हम लोग की एमटीएस की सीरीज चल रही है और वहाँ पे हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करा रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको सिंपल वही डेली की जैसे करना है कि आप पहले तो पूरी वीडियो देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको चले जाना है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक की क्विज दी गई है। तो जो आपने आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं उनको आप वहाँ पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो आज पढ़ा है वो कितना सफल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन तरफ। टू एग्री टू समथिंग मतलब कि जैसे कोई बात है उस पर आप अगर एग्री हैं तो उसको वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? एश्योर कहा जाएगा, एसेंट कहा जाएगा, एडेप्ट या फिर आपका है एडहेर। तो आपको दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, टू एग्री टू समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए अगर आप तैयार हैं मतलब एग्री हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है एसेंट। क्या कहा जाता है भैया लोग? एसेंट। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड मतलब एक ऐसा इंसान हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड जिसे संसार से एक तरीके से समाज से निकाल दिया गया है और वो बिल्कुल अलग तरीके से रह रहा है। ठीक है, एक अकेले का जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इकोनोक्लास्ट, रेक्ल्यूज, सेज या फिर प्रीस्ट। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है रेक्ल्यूज। क्या कहा जाता है? रेक्ल्यूज। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ लवर ऑफ बुक्स। ये तो सभी को पता होगा, एक ऐसा इंसान जिसको किताबें बहुत पसंद है, किताबों को पढ़ना बहुत पसंद करता है। तो आपको पता होगा कि लवर के लिए एक रूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, फाइल। क्या इस्तेमाल किया जाता है? फाइल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और बिब्लियो के लिए मतलब होता है बुक्स। तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिब्लियो फाइल वो सही हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको फाइल वर्ड मिले यानी PHILE तो इसका मतलब होता है लवर ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम यानी कि कोई ऐसी घटना जो एक फिक्स समय पर नहीं होती है, पता नहीं कब हो जाए। तो इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जैसे भूकंप है, पता नहीं है कब हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं या टेम्पोरल कहते हैं या फिर आपका स्पोरेडिक कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए उसको क्या कहते हैं? तो कोई एक ऐसी घटना जिसका कोई फिक्स समय नहीं है यानी कि इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उसको कहा जाता है स्पोरेडिक। यानी कि जो ऑप्शन 4 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर लें, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी यानी कि किसी इंसान की याद में, ठीक है, किसी महान इंसान की याद में या कोई इवेंट रखना या फिर उसको याद करने के लिए जो आप याद करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कब्र वगैरह बना दी गई हैं तो ये किसी के इंसान की याद में ही बनाई जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेट कहा जाता है, कोमेंसुरेट कहा जाता है, कोमेमोरेट्स कहा जाता है या आपका कॉमिसरेट कहा जाता है। चारों वर्ड आपको देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे लिखा है किसी की पीपल्स की मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी की याद में आप कोई इवेंट रख रहे हैं तो मेमोरी से यहाँ पे देखो एक वर्ड दिख रहा होगा आपको ऑप्शन 3 में, मेमोरेट। क्या दिख रहा है? मेमोरेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कोमेमोरेट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। किसी चीज़ के लिए आप इनकार कर रहे हैं या फिर आप मना कर रहे हैं, ठीक है, या आप उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा वन वर्ड में? तो ऑप्शन फर्स्ट है डिक्लेयर, ये तो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन है डेप्राइव, थर्ड ऑप्शन है आपके पास डेप्रिशिएट एंड फोर्थ ऑप्शन है डेप्रिकेट। तो ध्यान रखिएगा, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल किसी चीज़ के लिए मनाही करना या आप उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं या अप्रूव नहीं दे रहे हैं तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है डेप्रिशिएट। यानी कि ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो ऑप्शन 4 है हमारा वो करेक्ट होगा, यानी क्या होगा? डेप्रिकेट। यानी 4th ऑप्शन हमारा सही है, नॉट डेप्रिशिएट, ये गलत है ऑप्शन। जो डेप्रिकेट है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है? इनएलिजिबल कहा जाता है, डेसिफर कहा जाता है, अगली कहा जाता है या इलीजिबल कहा जाता है। स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखिए, आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनएलिजिबल लिखा हुआ है यहाँ पे आपका एलिजिबल लिखा हुआ है। तो ये इनएलिजिबल होता है जैसे कोई आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए आप पात्र हैं या नहीं है, एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो अगर आप इनएलिजिबल नहीं होते तब इसका इस्तेमाल किया था इनएलिजिबल का। लेकिन ऐसी कोई हैंड राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते उसको इलीजिबल कहा जाता है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, ILLEGIBLE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है जिसको सही से स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। सभी को पता होगा एक ऐसा प्राणी जो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसको क्या कहा जाएगा? एंथ्रोपॉइड्स,
एक्वेटिक्स और एम्फीबियंस या फिर एक्वेरियंस। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो दोनों में रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में रहते हैं, उनको कहा जाता है एम्फीबियन। तो यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्वेटिक्स वो होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, केवल पानी में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ईजिली ड्यूब्ड और फूल्ड, एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? इनसेंसिबल कहा जाता है, परसेप्टिबल कहा जाता है, ग्यूलेबल कहा जाता है या फिर इंडिफेंसिबल कहा जाता है। तो ऐसा इंसान जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कहते हैं ना गुल्लू गुल्लू, है ना, बेवकूफ़ उसको बड़े आसानी से बना दिया। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा गुल्लेबल, ठीक है, मूर्ख या कह सकते हैं बहुत ही नादान इंसान होता है जिसको आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो गुल्लेबल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है फियर ऑफ वाटर। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी कि ऐसा इंसान जिसको पानी से बहुत डर लगता है। तो बताओ क्या होगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसोमेनिया या फिर ओवेशन। तो सीधी सीधी आपको पता होगा कि हाइड्रो जो रूट वर्ड है वो किसका है? पानी का है। और फोबिया जो रूट वर्ड, इसका मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। तो जहाँ पर भी हाइड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ठीक है, मतलब कि एक ऐसे इंसानों का समूह है जो जिनको अपॉइंट किया जाता है कि वो जो एविडेंसेस हैं, यानी कि हमारे पास जो सबूत हैं, उनको समझें, उनको देखें और उनके आधार पर जो गिल्टी है उसको क्या दें? सज़ा दी जाए। तो जो बॉडी पर्सन्स होते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? एसोसिएशन, काउंसिल, वार एंड ज्यूरी। तो सीधी बात है, बात यहाँ पे जजमेंट की हो रही है, यानी कि न्याय की हो रही है। तो जो ऑप्शन 4 है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यूरी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे लोगों का समूह है जो अपॉइंट किए जाते हैं कि एविडेंस इनके और जो सबूत है उनके बेसिस पर सही ट्रायल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। मतलब बेईमानी पूर्वक या कह सकते हैं आप जो ईमानदार नहीं है, ठीक है, उनके आधार पर अपने आप को क्या करता है? प्रिटेंड करता है, या मतलब कि अपने आप को बताता है, किसी दूसरी चीज़ को अपना बताता है, उसको क्या कहा जाता है? इम्पेरियलिस्ट कहते हैं, इम्प्रेशनिस्ट कहते हैं, इम्प्लोरर कहते हैं या फिर इम्पोस्टर कहते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई बता पाएगा? इसको कहा जाता है इम्पोस्टर। क्या कहा जाता है? इम्पोस्टर। ठीक है, 4th ऑप्शन। ये देखो, ये इंसान है, अब दूसरे का फेस लगाया, कहने का मतलब इसने अपने फेस पर दूसरे का पोस्टर लगा लिया है। ठीक है, कैसे आप इंसान करेंगे? डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बेईमानी तरीके से, मतलब दूसरे का मुखौटा पहनकर अपने आप किसी इंसान को लूटना या बेवकूफ़ बनाना। तो आप इस ट्रिक रूप से इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इस इंसान ने अपने ऊपर किसी दूसरे इंसान का पोस्टर लगा दिया है, तो ये हो जाएगा इम्पोस्टर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है द वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीच द शोर। एक कैसा भयानक तूफान, ठीक है, जिसमें आप फंस जाते हैं तो आपको किनारे पर पहुंचना लगभग नामुमकिन की तरह होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस भयानक तूफान को क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं, रेंस कहते हैं, ब्रीज कहते हैं या फिर टेम्पेस्ट कहते हैं? कोई बताएगा जल्दी से क्या कहते हैं? तो ऐसे भयानक तूफान को कहा जाता है टेम्पेस्ट। क्या कहा जाता है? टेम्पेस्ट। तो यानी 4th ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी। मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक से अगर किसी चीज़ का वो जांच हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? सबसे देखो आसानी से आपको पहले ही वर्ड मिल गया, क्या होगा इसका आंसर? इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जो और हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, एक्सप्लोरेशन, दे आर रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन। केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, इट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। एक ऐसी अवस्था जिसको किसी चीज़ को रोक सकती है या चालू कर सकती है, या कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है बाईपास, ब्रीच, बॉटलनेक एंड ब्लॉक हेड। तो सामने आप जो फोटो देख पा रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारे पास बोतल रखी हुई है, ठीक है, और इस बोतल की ये जो गर्दन है, ये दिख रही है आपको, बोतल की गर्दन पर ये इंसान एक तरीके से कवर किए है कि जो अंदर वाला इंसान है ये बाहर नहीं आ सकता है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो किसी चीज़ को अंदर या बाहर होने से या कंट्रोल करने का काम करती है उसको कहा जाता है बोटल नेक। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियंस। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है प्लेंटिव, ओपिनियनेटेड या फिर अनडाउटेबल या फिर कहा जाए सेक्युलर। यानी किसी एक का जो ओपिनियन है उनमें डॉगमेटिक तरीके से जो कोई अगर रहता है तो उसका सम्मान करता है, एक तरीके से उनके ओपिनियंस को मानता है, उसको कहा जाता है ओपिनियनेटेड। तो यह ओपिनियन से आप सीधा सीधा नजर लगा लेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ओपिनियनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक। तो किसी प्रकार का जो डर है, अभी मैंने रूट वर्ड बताया था, डर का रूट वर्ड क्या होता है? फोबिया होता है, सभी को पता है। तो क्वेश्चन जो आंसर ऑप्शन सेकंड है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 है एक्सेसिवली इंथ्यूसियास्टिक अनरीजनेबली अबाउट समथिंग। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है इसके लिए, इसका पहले तो मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ स्पिरिटेड, इंटरेस्टेड, फैनाटिकल और डेस्पोइटिक।
ठीक है, एक्सेसिवली इंथ्यूसियास्टिक। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि इंथ्यूसियास्टिक का मतलब क्या होता है? सोचो ज़रा जल्दी से, कोई मुझे बता सकता है कि इंथ्यूसियास्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। ये जो वर्ड लिखा है इंथ्यूसियास्टिक, इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट। किसी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ही तरीके उत्साहित हैं, ठीक है, उत्साहित हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अनरीजन, मतलब कोई रीज़न नहीं बता सकते, बस आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए चाहिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फैनेटिकल। यानी ऑप्शन जो 3 है हमारा बिल्कुल सही है। जैसे मान लो कोई चीज़ आपको बेहद पसंद है और आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ मुझे क्यों पसंद है। एक्सेसिव डिज़ायर टू फाइंड समथिंग, उसको पाने के लिए आप कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, उसको कहा जाता है फैनेटिकल। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एग्रीमेंट होना चाहिए था यहाँ पे। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़ और ग्रुप्स टू स्टॉप वार, युद्ध को रोकने के लिए या जो 2 कंट्री के बीच में समझौता होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन है, बताना जल्दी से। कंप्रोमाइज़, सीज़ फायर, आउटपोस्ट या प्रोटोकॉल। तो सीधी बात है, 2 कंट्री के बीच में जो युद्ध हो रहा होता है तो उसको अगर रोकने की हम बात करेंगे तो उसको कहा जाता है सीज़ फायर। क्या बोलते हैं? सीज़ फायर। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया, मतलब युद्ध विराम का आदेश जारी था, फिर भी उन्होंने युद्ध विराम के जो आदेश को ना मान करके वापस से हमला कर दिया, तो कहते हैं सीज़ फायर तोड़ दिया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करके भरा हुआ। अब यहाँ पे साफ देख रहे हैं ऊपर कितने जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं या जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कितने आराम से देखो, ये इंसान खाना खा रहा है और नीचे बेचारे जो कुछ गरीब लोग हैं, जो भूखे प्यासे लोग हैं, वो यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिटिसाइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है सिंपल भाषा में? तो 4 ऑप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है, सैटायर कहा जाता है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटेम्प्ट कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज जिसको करते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है सैटायर, ठीक है। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड टू वर्ड, मतलब कि शब्द से शब्द मिला करके याद करने या उसको याद करना या मेमोराइज करना या नए शब्दों को बनाना क्या कहलाता है? तो जैसी बात है, यहाँ पे बात हो रही है वर्ड टू वर्ड। किसकी बात हो रही है? वर्ड टू वर्ड। तो इसको कहा जाता है वर्बेटिम। क्या कहा जाता है? वर्बेटिम। तो जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसी चीज़ जिसको पकड़ा नहीं जा सके। अब पकड़ा नहीं जा सके तो वो क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी, और फिसल जाएगी, फिसलने को क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। कैसे हम स्लिप कर गए? तो दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जैसे आपको ऑयल से भरी हुई बोतल हमने हाथ में पकड़ाई और चूंकि इसमें इतना ऑयल लगा था कि आप अपने हाथों में उसको नहीं संभाल पाए और वो चीज़ आपके हाथ से फिसल गई, तो फिसल गई यानी कि स्लिप कर गई। तो जो ऑप्शन 4 होगा वो क्या हो जाएगा? स्लिपरी इज द करेक्ट आंसर, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वन हु ब्रेक्स द लॉ, एक ऐसा इंसान जो कानून को तोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एग्रेसर, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिशियन, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसग्रेसर और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पेडेस्ट्रियन। तो ऐसा इंसान जो कानून को तोड़ता है, जो हमारे कानून बनाए हैं संविधान में उनको नहीं मानता, उसको कहा जाता है ट्रांसग्रेसर। तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये थोड़ा डिफरेंट पेन से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो यानी कि जो अध्ययन होता है किनका? कीड़े मकोड़ों का, इंसेक्ट्स का, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, एटाइमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, इकोलॉजी या फिर एम्ब्रायोलॉजी। तो जो इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है उसको इंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इंटोमोलॉजी। क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन आज का हमारा 25, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एटसेट्रा, मतलब एक ऐसा इंसान जो जानता है कि वैल्यू क्या है इसकी, मनी, आपके टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो यानी कि वो समझता है कि हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे पास जो समय है, उनको किस तरीके से बच कर केयरफुल तरीके से उनको स्पेंड करना है, क्योंकि वो इंसान उसकी वैल्यू को समझता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उसको क्या कहा जाता है? पंचुअल कहा जाता है, इकोनॉमिकल कहा जाता है, माइजरली कहा जाता है और कैलकुलेटिव कहा जाता है। तो आप जैसे कि आसानी से अंदाज़ लगा सकते हैं, पंचुअल का मतलब होता है जो डेली आता है, ठीक है, जो अपने टाइम के लिए बिल्कुल पंचुअल है, बिल्कुल लेट नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है माइजरली का मतलब होता है कंजूस, और यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटिव, जो मतलब कैलकुलेशन करता रहता है कितने पैसे हमारे उठे हैं, कितने क्या हुआ है, तो जो खर्च पर पूरे तरीके से डिपेंड रहता है उसको कहा जाता है कैलकुलेटिव। लेकिन यहाँ पे बात करें केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग ऑफ मनी, उसको कहा जाएगा इकोनॉमिकल। क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिकल, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप तुरंत जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके ये 25 जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए हैं इनको अटैम्प्ट करने की लिंक दी गई है, उनको अटैम्प्ट कीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको, आपका जो स्कोर बन रहा है, और ऐसी तैयारी को अपने बेहतर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।